राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन आज बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। मां महामाया मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। आदित्य L1 के लॉन्चिंग की उल्टी गिनती आज से होगी शुरू। इसरो अध्यक्ष ने कहा प्रक्षेपण के लिए पूरी तरह तैयार। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा आदित्य L1। अत्याधुनिक नवनिर्मित युद्धपोत महेंद्रगिरी का आज मुंबई में किया जाएगा जलावतरण। उपराष्ट्रपति समारोह के होंगे मुख्य अतिथि। सिंगापुर में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए होगा मतदान। त्रिकोणीय मुकाबले में पूर्व मंत्री भारतीय मूल के थरमन षणमुगारत्नम शीर्ष पद की दौड़ में शामिल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला। 9 जवानों की मौत। किसी भी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा ज्यूरिख डायमंड लीग में रहे दूसरे स्थान पर। फाइनल में किया प्रवेश। वहीं भारत के मुरली श्रीशंकर ने भी लॉन्ग जंप में डायमंड लीग फाइनल में बनाई जगह। ताजा जारी विश्व शतरंज रेटिंग्स में भारत के डी गुगेश पहुंचे 8वें स्थान पर। विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर बने भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल खेले गए मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब सबकी नजर शनिवार को होने वाले भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। साथ ही राष्ट्रपति रायपुर के राजभवन में छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मां महामाया मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने रायपुर में सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष विषय पर आधारित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी संस्था ने आयोजित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि हम इस समय प्रौद्योगिकी के युग में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान मिशन का जश्न मना रही है और अब इसके बाद भारत सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि आदित्य L1 के लॉन्चिंग की उल्टी गिनती आज से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सूर्य अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 7 पेलोड्स बोर्ड पर उपकरणों के साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का उपयोग करेगा। अंतरिक्ष यान सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 यानी कि L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थित होगा, जो कि पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। जबकि प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किए गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखने का प्रमुख लाभ मिलेगा। अत्याधुनिक नवनिर्मित युद्धपोत महेंद्रगिरी का आज मुंबई में जलावतरण किया जाएगा। महेंद्रगिरी युद्धपोत का निर्माण नौसैनिक धरोहर के साथ स्वदेशी रक्षा क्षमता से किया गया है। युद्धपोत का नामकरण उड़ीसा के पूर्वी घाट में एक पर्वत शिखर महेंद्रगिरी के नाम पर किया गया है। ये प्रोजेक्ट 17 श्रेणी के युद्धपोतों की श्रृंखला का युद्धपोत है। उपराष्ट्रपति जलावतरण समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। उपराष्ट्रपति मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स
लिमिटेड के विरासत संग्रहालय धरोहर का भी दौरा करेंगे। केंद्र सरकार अगले महीने छठा राष्ट्रीय पोषण माह मनाएगी। इस वर्ष का उद्देश्य जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है। पोषण माह का केंद्र बिंदु गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था सहित मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष का विषय सुपोषित, साक्षर और सशक्त भारत है। राजस्थान के उदयपुर में सतत विकास के लिए G20 स्थायी वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की गई। 2 दिवसीय बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही शून्य कार्बन विकास के लक्ष्य की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। राजस्थान के उदयपुर में सतत विकास के लिए G20 स्थायी वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें शून्य कार्बन विकास के लक्ष्य की आवश्यकता पर गोलमेज चर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान हरित वित्त मूल्यांकन और हरित वित्त के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। जलवायु को उनके मुख्य कार्यों और क्षमताओं में एकीकृत करने पर विभिन्न देशों के वित्त मंत्रियों के दूरदर्शी नेतृत्व ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। दो दिवसीय बैठक में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और संक्रमण पथों को प्रभावित करने वाली वैश्विक व्यापक आर्थिक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास कैसे बनाया जाए, इस पर अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत चर्चाएं आयोजित की गई। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक में G20 देशों के बीच भूमि क्षरण को रोकने, इकोसिस्टम की पुनर्स्थापना और जैव विविधता को समृद्ध करने के कार्य में तेजी लाने, एक सतत और जलवायु के अनुकूल नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और संसाधन दक्षता और सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। Covering a gamut of issues on water management, on integrated water management, flood and drought warning systems, data-based water management, partnerships and collaborations on water management. So a whole range of issues, water and energy nexus. And I think this is a unique opportunity for us to learn from each other. G20 सदस्य देशों ने नई भावना के साथ पर्यावरण और जलवायु संकट से निपटने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को बेहद जरूरी बताया। वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सभी G20 देशों ने ठोस वैश्विक प्रयासों की तत्काल जरूरत और कार्रवाई की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। व्यापार और निवेश कार्यदल यानी TIWG की पहली बैठक के दूसरे और तीसरे दिन प्राथमिकता के मुद्दों पर चर्चा की गई। G20 सदस्य देशों ने गैर शुल्क उपायों की व्यवस्था में पारदर्शिता को एकीकृत करने और दुनिया भर में मानकीकरण निकायों के बीच सहयोग के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की।
G20 के सदस्य देशों ने यह भी गौर किया कि अनुमानित क्षमता का निर्माण करने और स्थिति के अनुसार बदलाव लाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए GVC का मानचित्रण आवश्यक है। मुंबई में आयोजित की गई कार्यसमूह की 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विचार विमर्श सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति करते हुए विशेष रूप से वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने के विषय के समीप रहा। और देश के कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। इसी क्रम में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राजधानी नई दिल्ली में किसानों के लाभ के लिए कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की क्षमता को उजागर करने से संबंधित एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें बोलते हुए केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सचिव मनोज आहूजा ने कृषि से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। देखते हैं उप यादव की खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार के पिछले 9 वर्षों से अधिक के कार्यकाल में निरंतर प्रयास रहा है कि भारत को राष्ट्रीय और वैश्विक मानचित्र में कृषि क्षेत्र में उद्यमशील राष्ट्र बनाया जाए। सरकार ने इस क्षेत्र में बड़ी नीतिगत पहल करते हुए कृषि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र मार्गदर्शन के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन किया। इसी क्रम में किसानों के लाभ के लिए कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की क्षमता को उजागर करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि कृषि से जुड़ी समस्याएं लोकल हैं, लेकिन इसके निदान के लिए हमें ग्लोबली सोचने की जरूरत है। Our challenges are unique and I think our solutions also have to be unique. In the sense that our problems are local, but what the startup or agri startup, tech startup and other innovations can bring, I'm looking for global solutions to our problems. कार्यक्रम में भाग लेने आए कृषि स्टार्टअप उद्यमियों ने भी अपने विचार रखे। तो अभी जो ये PPP मोड में बात कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत अच्छा है एंड ऑल द स्पीकर्स देव टोल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप्स। वी नीड ऑल काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स, गवर्नमेंट टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक एंड पब्लिक टू फार्मर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स दैट वी नीड नाउ। हम बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की, AI की, बट ये तभी सक्सेसफुल होंगे अगर फार्मर उस चीज़ को समझता है। फार्मर हमारी लैंग्वेज को समझता है। हम कहते हैं अब ये सीड लगाओ, ये क्रॉप करो, उसके लिए ये चाहिए। मेरा जितना स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं उनसे एक ही निवेदन है, 10 चीज़ों पे हाथ मत लगाएं, एक चीज़ को पकड़िए, उसी पे स्पेशलाइजेशन करिए और उसको आगे बढ़ाइए। खूब बड़ी मार्केट है, खूब बड़ी डिमांड है और खूब ही रिक्वायरमेंट है। इस आयोजन के सूत्रधार और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण कुमार ने कहा कि अलग अलग सत्रों में आयोजित चर्चा का मकसद इंडस्ट्री के सहयोग से कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करना है। Besides these 4 breakout sessions, we are also going to have 2 technical sessions. One CI session on policy support towards strengthening the agri ecosystem, and there will be one session from PhD CCI on agri-tech innovations and the role of social networks in technology adoption. गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल से कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नई दिल्ली में ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जो काफी सफल रहा। किसानों के लाभ के लिए कृषि प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप की क्षमता को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का राजधानी नई दिल्ली में आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के जरिए एक और जहां कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टेक होल्डर्स के विचार और आइडियाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने के लिए नए आइडियाज पर काम करने का एक समन्वित प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। जल्द हाजिर होते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। के बाद स्वागत है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT आज अपना 63वां स्थापना दिवस मना रहा है।
अपनी स्थापना के 6 दशकों के दौरान एनसीईआरटी ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें स्कूली पाठ्यक्रम का विकास भी शामिल है। एनसीईआरटी फिलहाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर स्कूली छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रहा है। स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई थी। स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय करना, मॉडल पाठ्यपुस्तकों, पूरक सामग्री, समाचार पत्र, पत्रिकाओं को तैयार और प्रकाशित करना, मल्टीमीडिया, डिजिटल सामग्री विकसित करना, शिक्षकों के पूर्व सेवा और इन सर्विस प्रशिक्षण का आयोजन करना और राज्य शैक्षिक विभागों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ मिलकर नई शैक्षिक तकनीकों का विकास और प्रसार करना एनसीईआरटी के प्रमुख उद्देश्य हैं। अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, प्रकाशन और प्रसार गतिविधियों के अलावा एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए भी कार्यान्वयन एजेंसी है। एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन के रूप में एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता, समानता, समावेशिता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। अपनी स्थापना के 6 दशकों के दौरान परिषद ने स्कूली पाठ्यक्रम, पाठ्य और प्रशिक्षण सामग्री के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका मकसद शिक्षकों और छात्रों की जरूरतों को पूरा करना है। एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर सभी स्तरों पर आयोजित विचार विमर्शों और परामर्शों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लर्निंग आउटकम का विकास करने और स्कूली शिक्षा के सभी चरणों के सभी विषयों में ई सामग्री तैयार करने में एनसीईआरटी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोविड महामारी के दौरान एनसीईआरटी ने सभी कक्षाओं और विषयों के छात्रों के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर विकसित किया ताकि स्कूल बंद होने की स्थिति में भी उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। हाल ही में प्री स्कूल से लेकर कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम और दिशा निर्देश तैयार करना परिषद के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। एनसीईआरटी फिलहाल स्कूली शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर कक्षा 3 से 12 के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित होंगी। छात्रों को नई पाठ्य पुस्तकें अगले शैक्षणिक सत्र से उपलब्ध होंगी। परिषद ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ओवरसाइट कमेटी और नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी का गठन किया है, जो 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक छात्रों के लिए पठन सामग्री तैयार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सावन का महीना काशी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और दर्शन पूजन के पश्चात संतुष्ट होकर लौटे। वाराणसी मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने इस व्यवस्था के बारे में डीडी न्यूज से की खास बातचीत। सावन समाप्ति पर है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग आए। इस पर हम बात करने के लिए कौशल राज शर्मा जी के पास हैं, जो यहाँ वाराणसी के कमिश्नर हैं और साथ ही काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं। तो शर्मा जी, इस बार आप लोगों ने कैसी व्यवस्था की थी सावन में और कितने श्रद्धालु आए पूरे सावन के अधिमास को जोड़ते हुए? अब की बार तो सावन के 2 महीने थे। अधिक मास सावन का होने की वजह से यहाँ पे 8 सोमवार रहे और पूरे 2 महीने श्रद्धालुओं का आना रहा। पहले जुलाई महीने की बात करें तो 72 लाख श्रद्धालुओं ने जुलाई में दर्शन किए थे और अगस्त में वो संख्या बढ़ के 92 लाख हो गई। तो कुल मिला के 1 करोड़ 60 लाख से ऊपर लोग यहाँ पे 2 महीने में दर्शन करके गए। अच्छी बात यह है कि सारी व्यवस्थाएं बड़ी सुचारू रूप से हुई। अब की बार विशेष रूप से पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ऊपर विशेष बल दिया गया था, क्योंकि पहले से जानकारी थी कि इतने लोग आएंगे। तो 7 अलग अलग एरियाज़ को चिन्हित करते हुए उनको पब्लिक एड्रेस से कनेक्ट करते हुए कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया गया। सीसीटीवी की संख्या जो लगभग 250 हैं हमारे पूरे मंदिर परिसर में, उनको बढ़ा के 300 से ऊपर किया गया और उनका भी सेंट्रली कंट्रोल हम लोगों ने पुलिस के साथ अब की बार किया। इसकी वजह से सारा जो पब्लिक का मैनेजमेंट है वो बड़े सुचारू रूप से हो सका। प्रधानमंत्री ने मन की बात में यह कहा कि एक साल में 10 करोड़ जो है श्रद्धालु या तीर्थयात्री आए काशी में। आप चूँकि वाराणसी के कमिश्नर हैं, आसपास के जिलों के बारे में जानकारी है, तो इसको आप कितना अच्छा देखते हैं बाकी जिलों के लिए, काशी वासियों के लिए भी, जो इस तरह के संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं?
ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ही विजन है कि किस तरह एक धार्मिक प्रतिष्ठान को वो पूरे शहर के एक इकोनॉमिक मॉडल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब से मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से काशी में आने वाले लोगों का आवागमन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पूरी यहाँ की लोकल इकोनॉमी का उसका बेनिफिट हुआ है। कुल मिला के जो वाराणसी का आवागमन बढ़ा है, पर्यटकों का, श्रद्धालुओं का, व्यापारियों का, जो व्यापारिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी है, वो सारा कहीं ना कहीं ये मंदिर सेंट्रिक व्यवस्था की वजह से ही हुआ है। कैसे एक मंदिर का ट्रांसफॉर्मेशन पूरे शहर का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण स्वरूप यहाँ पे दिखाया है। प्रधानमंत्री का मॉडल दूसरे प्रदेश भी अब एडॉप्ट कर रहे हैं, मंदिर वाला, और इसके कारण जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है वो लोकल इकॉनमी को फ़ायदा पहुंचा रही है, ऐसा कहना है कमिश्नर साहब का। डॉक्टर केश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सेना के काफिले पर आत्मघाती हमले में सेना के 9 जवानों की मौत और 20 अन्य जवान घायल हैं। इस पर सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि मोटरसाइकिल पर सवार आत्मघाती हमलावर ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में सेना के काफिले को निशाना बनाया। अब तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन संदेह है कि हमला पाकिस्तानी तालिबान ने किया है। और सिंगापुर में आज 9वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। त्रिकोणीय मुकाबले में पूर्व मंत्री भारतीय मूल के थरमन षणमुगारत्नम शीर्ष पद की दौड़ में शामिल हैं। भारतीय मूल के सिंगापुर में जन्मे 66 वर्षीय अर्थशास्त्री षणमुगारत्नम ने देश की संस्कृति को दुनिया में चमकदार स्थान बनाए रखने के लिए विकसित करने के संकल्प के साथ पिछले महीने औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए अपना अभियान शुरू किया था। इसके अलावा चीनी मूल के भी एक शख्स सिंगापुर राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार हैं। और फिलीपींस की राजधानी मनीला के एक गोदाम में आग लगने से 16 लोगों की मृत्यु हो गई है और 3 घायल हो गए हैं। अधिकारियों के अनुसार आग 2 मंजिला इमारत में लगी थी, जिसका उपयोग टी शर्ट प्रिंटिंग व्यवसाय के लिए गोदाम और श्रमिकों के आवास के रूप में किया जाता था। उन्होंने कहा कि आग को 3 घंटे के बाद बुझा दिया गया था। घटना के कारणों की जांच जारी है। और भारत के नीरज चोपड़ा ज़ूरिक डायमंड लीग में पुरुषों के जैवलिन थ्रो इवेंट में दूसरे स्थान पर रहे। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने 85.71 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। चेक रिपब्लिक के याकूब वेडलेज 85.86 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। नीरज ने इस साल 3 डायमंड लीग मीट में हिस्सा लिया है और वे 23 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। इस सीजन में पहली बार वे किसी इवेंट में शीर्ष पर रहने में नाकाम रहे हैं। नीरज ने दोहा और लौसाने में हुई डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल किया था। इसके साथ ही नीरज ने 17 सितंबर को यूजीन अमेरिका में होने वाले डायमंड लीग फाइनल में भी अपनी जगह बना ली है। और डी गुकेश भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। ताज़ा जारी शतरंज रेटिंग्स में डी गुकेश 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने विश्वनाथन आनंद को पछाड़ दिया। 37 साल के बाद कोई खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को हटाकर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बना है। गुकेश के खाते में 2758 अंक हैं, जबकि आनंद के खाते में 2754 अंक। हाल ही में शतरंज विश्व कप में डी गुकेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल में उन्हें मैग्नस कार्लसन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। और अब एशिया कप से जुड़ी खबरें। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच को श्रीलंका ने 5 विकेट से अपने नाम किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम 42.4 ओवर में 164 रन बनाकर सिमट गई। वहीं बांग्लादेश द्वारा दिए गए 165 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 5 विकेट गंवाकर 39वें ओवर में मैच हासिल कर लिया। और भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट प्रतिद्वंदिता एशिया ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। दोनों के बीच एशिया कप में 2 सितंबर को होने वाले मैच पर सबकी नजर है। ये मैच पलेकल में खेला जाएगा। भारतीय टीम एशिया कप में वनडे फॉर्मेट की सफलतम टीम है। भारत ने वनडे फॉर्मेट में 6 बार एशिया कप जीता है। वहीं T20 फॉर्मेट में भारत एक बार एशियाई चैंपियन बन चुका है। कुल मिलाकर भारत ने एशिया कप में
49 वनडे खेले हैं और इसमें से 31 वनडे जीते हैं। 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला मैच भारत का एशिया कप में 50वां वनडे होगा। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।